दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार तथा देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज के इस क्लास में 19 से 20 जून 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे। आपको मालूम है इस सीरीज के बारे में कि ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो इससे बेहतर करंट अफेयर्स का सीरीज आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग जो रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, कंटिन्यूटी बरकरार रखिएगा। जो पहली बार हमें देख रहे हैं, पहले आप इसको देखिए, आप स्वतः निर्धारित कर पाएंगे कि सीरीज आपके लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं। पिछले क्लास में एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, इस सवाल को यहां हम पहले देख लेते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को लेकर, मतलब ये 25 वाला रिपोर्ट है, 2026 में आया है। इसमें यह कहा गया है कि आइसलैंड, रशिया और भारत के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है विकल्पों में से, बेसिकली जब चारों विकल्पों को आप देखेंगे तो ये वाला विकल्प यहां पर सही है। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है और ये लगातार 19वां वर्ष है जब आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, और ये पहली बार है जब रशिया इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर है। और भारत की रैंकिंग में थोड़ी बहुत गिरावट आई है और भारत 127वें पोजीशन पे है। अब कंप्लीट जो जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था वो तमाम चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, करंट अफेयर्स के हमारे जो तमाम जो मटेरियल होते हैं, आप सभी को मालूम है कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिलता है। तो ये जानकारी ध्यान रखिएगा। जो लोग ये बार बार पूछते हैं कि सर कहां मिलेगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यही लोगो है ऐप का, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में 17 जून 2026 को सम्राट चौधरी की जो घोषणा हुई है, घोषणा के अनुसार पटना शहर और यहां विकसित की जाने वाली नई मेगा सैटेलाइट टाउनशिप, ये सैटेलाइट टाउनशिप क्या होता है इसको लेकर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसकी पहचान उसके प्राचीन नाम डैश के रूप में की जाएगी। तो अब यहां पर कौन सा जो विकल्प में जो नाम दिख रहा है, कौन सा यहां उपयुक्त है जो घोषणा हुई है, तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अच्छा, सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर मैं पुनः ये चीजें दोहरा दूं कि दरअसल जो मुख्य शहर होता है वहां आबादी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ये मुख्य शहर के आसपास ही विकसित किया जाता है, सारी सुख सुविधाओं से लैस होता है। इससे मुख्य शहर पर लोड भी कम पड़ता है और यहां बेहतर एक प्रकार से सभी चीजें मिलती है। तो ये चीजें हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में ये आप लोग यहां पुनः से ध्यान रखिए कि सैटेलाइट टाउनशिप होता क्या है। अब यहां इस प्रश्न में राइट आंसर है पाटलिपुत्र नाम से प्राचीन नाम है एक, और ये पहचान दिलाने की दिशा में। अब पटना के प्राचीन नाम पाटलिपुत्र को लेकर जो इंफॉर्मेशन आपके बीच एकदम पूरा रिसर्च करके आपके समक्ष एक ही जगह हमने रखा है। आई थिंक बहुत सारी चीजें इसमें जानते होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में इसे देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि पटना का प्राचीन नाम, देखिए इन दिनों इस वजह से खबरों में है। तो आइए प्राचीन भारत या फिर प्राचीन बिहार की ओर चलते हैं। तो पटना का प्राचीन जो नाम है या फिर पटना का नाम प्राचीन काल में लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर इससे पहले भी कुसुमपुर कहा जाता था। मतलब इसका एक नाम था कुसुमपुर। हालांकि कई ग्रंथों में आपको पुष्पपुर नाम भी वर्णित मिलेगा। दरअसल यहाँ पर फूल, बेसिकली पुष्प मतलब तो फूल ही होता है ना, गुलाब के फूल बहुत अधिक हुआ करते थे और ये नाम वहीं से आया है। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। अब भगवान बुद्ध के समय लगभग 490 ईसा पूर्व के आसपास अगर आप देखेंगे तो मगध के राजा अजात शत्रु ने यहां एक सैनिक दुर्ग यानी कि किला का निर्माण करवाया था, जिसके बाद यह पाटलीग्राम कहलाया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें जो समझने योग्य है वो मैं यहां पर आपको बतला दूं। मगध पर अगर हम शासन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड जो हमें देखने को मिलता है, बृहदत्त वंश की स्थापना हुई थी। जरासंध के पिता थे बृहदत्त, उन्होंने मगध पर अपना वंश स्थापित किया था। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम ये देखने को मिलता है हमें कि जो शक्तिशाली राजाओं का या फिर जो वंश हुआ उसमें मगध पर सबसे पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंबिसार के ही ये पुत्र थे कौन, तो अजात शत्रु। और यहाँ सैनिक दुर्ग यानी कि जो किला की बात हो रही है ना, पटना के आसपास ये खास करके ये स्थापित किया था बेसिकली लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। ये चीजें प्राचीन भारतीय इतिहास में आप पढ़ते होंगे। और फिर उसके बाद अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने जब अपनी राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज, गिरिव्रज और राजगृह एक ही है, यहाँ से मतलब यहाँ स्थानांतरित किया था। बात हम पटना की कर रहे हैं। एक चीज ये समझिएगा, राजधानी के रूप में ये
अस्तित्व में आया था। अब एक अलग सिरे से इसका गठन भी किया गया था उदयन द्वारा। अब यहाँ आइए आगे, मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य के दौरान एक विशाल नगर के रूप में ये उभरा और पाटलिपुत्र के नाम से ये विश्व में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, मगध पर अगर हम वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश, फिर उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, है ना, हसीन और मसुक, फिर आता है मौर्य वंश। एक ट्रिक है याद रखने का। तो मौर्य वंश में ये एक बड़े विशाल महानगर के रूप में जिसका नाम पाटलिपुत्र ये देखने को मिलता है। लेकिन फिर 16वीं शताब्दी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इस शहर के ऐतिहासिक एवं व्यापारिक महत्व को पुनर्जीवित किया और नाम बदलकर पटना कर दिया। यहाँ इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे यहाँ इतिहासकारों का कुछ ये भी तर्क है, ये भी मानना है कि पटना जो नाम है यह पाटलिपुत्र के अपभ्रंश रूप पाटलिपत्तन या फिर यहाँ की जो रक्षक देवी है, रक्षा की देवी पटन देवी, जिनके नाम पर एक यहाँ मंदिर भी है, मतलब इस नाम से ये प्रेरित है या फिर विकसित हुआ है। तो ये भी एक प्रकार की यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर 1704 में मुगल बादशाह औरंगजेब के पोते, नाम आपने जरूर सुना होगा, आप जानते हैं, अजीम, और इन्हीं के नाम पर मतलब इन्होंने इसका नाम बदलकर अजीमाबाद भी रखा था। ये जो जर्नी है प्राचीन भारतीय इतिहास में, यहाँ हमने उस चीज को समझाने का प्रयास किया है। और शेरशाह सूरी से जुड़े हुए ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरे सवाल पर यहाँ फोकस कीजिए कि बिहार के जिन तीन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है उसमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। यहाँ 1, 2, 3 और 4 युग्म है, हमें यह निर्धारित करना कौन सा सही नहीं है। ऑलरेडी हम इसको पढ़ा चुके हैं एक क्लास में, लेकिन यहाँ एक अलग सिरे से प्रश्न आपके बीच हमने रखा है। देखिए, 52 बूटी साड़ी या फिर फैब्रिक, ये नालंदा से संबंधित है, जीआई टैग रिसेंटली मिला है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को भी मिला है, गया से संबंधित है। ये फीडिया पेंटिंग जो भोजपुर से है इसे भी मिला है। लेकिन दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में जो ये युग्म का मिलान भागलपुर के पक्ष में किया गया है, ये असत्य है, ये सुमेलित नहीं है और यही हमारा राइट आंसर होगा। सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये कथन नंबर 4 या फिर युग्म नंबर 4 में, तो कौन सा? विकल्प नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जीआई टैग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दिनों जो खबरों में है, बिहार को जो जीआई टैग मिले हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो अभी हाल ही में खबरों में रहा, 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, और उसके बाद पीढ़िया पेंटिंग। लेकिन पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट या फिर जो कला है गया से संबंधित, लगभग 300 वर्ष पुरानी है। इसे कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया है। मीडिया में ये इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया है कि हर जगह यह बताया जा रहा है कि ये तीनों उत्पाद को अभी जीआई टैग मिला है। लेकिन मेरा जो रिसर्च है, जो पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था, हालांकि बहुत सारे आप खास करके प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल में ये चीजें पिछले साल खबरों में थी। आप ऑफिशियली भी जाके देखेंगे ना, कई जगह ये आपको दिखेगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये चीजें अभी खबरों में है, ये पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को लेकर। तो फिलहाल यहां पर मकसद यही है, इसको ध्यान रखना कि इसे जीआई टैग मिला है। अब एक एक करके इसको हम देखते हैं, इसके बारे में चीजों को समझते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए, तीनों उत्पाद को लेकर यहां जो जानकारी आपके, अच्छा इसको हम आगे देख लेते हैं इस वाले स्लाइड में एक एक करके, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा से संबंधित है। ये एक प्राचीन हथकरघा बुनाई परंपरा है और यहां नालंदा जिले का 52 बीघा जो है, यहां बेसिकली इसी क्षेत्र से संबंधित है जो जीआई टैग मिला है। दूसरा, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट 300 वर्ष पुरानी एक प्रकार के शिल्प कला है, जो एक प्रकार के ग्रेनाइट के पत्थरों को काटकर इस प्रकार के खास करके स्वरूप में मतलब मूर्तियां बनाई जाती है। तो ये चीजें आपको यहां ध्यान रखना है, संबंधित है गया से या फिर गया के आसपास के क्षेत्र से। पीढ़िया पेंटिंग जो भोजपुर से संबंधित है, महिलाओं द्वारा त्योहारों एवं सामाजिक अवसरों पर बेसिकली ये दीवारों और कपड़ों पर इस तरह की एक प्रकार से पेंटिंग की जाती है ना। आप यहां 14 उत्पाद की सूची देख रहे हैं और जो 2 छोटा हुआ है वो इन दोनों को याद रख लीजिएगा। किन दोनों को? तो ये 1 नंबर वाला और यहां दूसरा ये 3 नंबर वाला है ना, इसमें ऐड कर लीजिएगा। सूची को हमने अपडेट किया नहीं है तो यहां ऐड कर लीजिएगा। देखिए, हमने जब ये आपको पढ़ाया था ना फरवरी 2025 में, देखिए ये पढ़ाया हुआ है, जब ये खबरों में आए थे कि जीआई टैग मिला है, तो फरवरी में ही इस पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को, मतलब ये खास करके जो कला है, इसको मिला था जीआई टैग।
ये चीज़ हमने पढ़ाया हुआ है। दोस्तों एक और बात हम आपको ये बतला दें कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है। 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग मिलता है और भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 10,000 उत्पादों को जीआई टैग मिले। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, बीपीएससी टेस्ट सीरीज अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कल आपको अगला प्रैक्टिस पेपर मिलने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यही वाले कोर्स है, इसमें करंट अफेयर्स का हमारा अलग से जो विजेता बैच चलता है वो भी आपको मिल जाएगा। तमाम बेनिफिट यहां आप देखेंगे। एप्लीकेशन पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्चुअल जो फी है वो 399 है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड न्यू 15 का इस्तेमाल करेंगे तो यहां 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। लगभग 340 में आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे और अगले 1 साल तक आपको मटेरियल मिलते रहेंगे और जो पीछे छूटा हुआ है वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत इनोवेट्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन यहां सही है। देखिए, पहला कथन है कि इसका प्रथम संस्करण फ्रांस के नीस शहर में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये जो कथन, पहला कथन है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किया गया। यह भी कथन सत्य है। नोट कीजिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एडिशन की। ये पहली बार है जब ये आयोजित हुआ। कहां पर? तो ये फ्रांस के नीस शहर में। तो ये दोनों कथन सही है। अगला कथन है कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय, अभी खास करके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफा को लेकर बहुत ज्यादा जो विरोध हो रहा है। तो एक चीज ये ध्यान कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फिलहाल मतलब शिक्षा मंत्रालय की ही पहल है, तो यह भी कथन यहां सत्य है। अब एक और कथन है कि जो आयोजन है ये केवल रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। नहीं, ये जो है कथन ये असत्य यहां पर हो जाएगा। तो कौन सा कथन यहां मतलब विकल्प सही है? 1, 2 और 3 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको समझिए, एक्चुअली ये वास्तव में है क्या। पहली बात तो ये कि ये पहला एडिशन है भारत इनोवेट्स 2026 का। ये भारत और फ्रांस के बीच ये डीप टेक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। ये पहला जो संस्करण है ये नीस शहर में 14 से 16 जून तक ये 3 दिनों में ये आयोजित हुआ, 14, 15 और 16 को। और उद्घाटन आदि को लेकर जानकारी हम आपको दे चुके। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय का पहल है। उद्देश्य इसका ध्यान रखिएगा, पहली बार ये आयोजन हुआ है एक सम्मेलन के रूप में, तो इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि यहां पर भी हमने लिखा है, लेकिन इसको समझिए कि डीप टेक नवाचार को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित और प्रोत्साहित करना, ताकि दुनिया भर के निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर, फिर उद्योग जगत, संस्थानों और नव प्रवर्तक यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं इनोवेटर्स जो इनोवेशन करते हैं, एक साथ साझेदारी को मतलब बढ़ावा मिल सके, इस दिशा में एक पहल है जो यहां उसी के उद्देश्य को लेकर हमने आपके बीच रखा है। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल ये भी भारत और फ्रांस से ही संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के है ना। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नवाचार आधारित यानी कि इनोवेशन बेस्ड जो सहयोग है इसको मजबूत करने तथा दोनों देशों के युवा नव प्रवर्तक यानी इनोवेटर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है भारत फ्रांस एटीएल ब्रिज, है ना। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों ये अटल टिकरिंग लैब, ये अभी हम चर्चा करेंगे, इसी से बेसिकली ये प्रेरित है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले इस तस्वीर को जरा देखिएगा। यहां कुछ स्कूली छात्र हैं, कुछ यहां वर्क कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट पे। ध्यान दीजिए कि इसकी जो स्थापना है भारत फ्रांस एटीएल ब्रिज, भारत और फ्रांस के सहयोग मतलब इसके बीच नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य किया गया है। अब यहां ये जो पहल है ये अटल नवाचार मिशन, जिसकी शुरुआत जो हुई थी ना 2016 में हुई थी भारत सरकार द्वारा, और नीति आयोग मतलब जो संस्था है सरकार का थिंक टैंक, एक और संस्था लॉ फाउंडेशन, दसाल्ट सिस्टम, ये तीनों के सहयोग से ये शुरू किया गया है ना। अब इस पहल के अंतर्गत फ्रांस के या फिर फ्रांस में पहली स्कूल नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जहां दोनों देशों के विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से नवाचार
गतिविधियों में यानी कि इनोवेशन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। एक प्रकार से यहाँ ये चीजें दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। जो नवाचार पारिस्थितिक तंत्र है इसको एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। एक प्रकार से दोनों देशों के मध्य, बच्चों के मध्य एक्चुअली जो इससे संबंधित होंगे उनको यहाँ लाभ मिलेगा। जो विचार है, जो इनोवेशंस को लेकर वो चीजों का आदान प्रदान होगा। अब ये चीजें जो यहाँ हमने एक शब्द प्रयोग किया है या फिर एक संस्था या फिर एक पहल अटल टिकरिंग लैब, इसी से ये प्रेरित है। इसको जरा देखने का प्रयास कीजिए कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के तहत। इस चीज को यहाँ ध्यान रखिए, कक्षा 6 से 12 तक के जो छात्र हैं उनकी वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और रचनात्मकता को विकसित करना, बेसिकली STEM, इसको समझिएगा। S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, फिर E से इंजीनियरिंग और M से मैथमेटिक्स। मतलब इस क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा को बढ़ावा देने को लेकर एक प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी। ये चीजें नोट कीजिएगा, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी अटल टिकरिंग लैब की, है ना, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, है ना। ये ध्यान आपको रखना है। दुनिया की पहली या फिर ऐसे देखिए हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति अर्जित कर दुनिया के पहले ट्रिलियनियर जो है वो बनने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, और उम्मीद है कि ये शख्स को आप लोग जानते हैं। इनका नाम है एलन मस्क। दोस्तों इसकी एक प्रकार से अगर हम बात करें इनकम में, और जो यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि इन्हें हासिल हुआ है, मुख्य रूप से इसमें क्या क्या चीजें हुई, मतलब जो इजाफा इतना लगातार हमें देखने को मिला। बार बार हमने देखा कि पहले मतलब व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ इस आंकड़ा तक पहुंचे हैं। इसमें देखिएगा यहाँ इस पोस्टर में लिखा हुआ ऑटोमोटिव, जो कंपनी उनकी है टेस्ला, फिर स्पेस से संबंधित स्पेस एक्स, AI से संबंधित उनकी कंपनी है ग्रोक, और फिर सोशल मीडिया वाली कंपनी जो ट्विटर पहले हुआ करते थे इन्होंने खरीद लिया है, इसका नाम दिया है एक्स। तो ये सभी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इनकी जो कि पूरी दुनिया में मतलब झंडा गाड़े हुई है इतनी मजबूती से कि उसको हिला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपने क्षेत्र में बेस्ट हैं और बेस्ट सेवा दे रहे हैं। पहले ट्विटर फ्री हुआ करता था, अब ब्लू टिक लेने को लेकर वहां वो पेड हो चुका है। तो कई सारी चीजें हैं, दिन ब दिन इनकी इनकम बढ़ती जा रही है। और यहां आप देखिए पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो ट्रिलियनियर का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। तो कहने का उद्देश्य यहां पर यह है कि वो जो भी काम किए हैं, यहां जो हमने एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिया, ये सभी क्षेत्र में ये माहिर हैं। अपने क्षेत्र में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ दिया है। वर्षों की मेहनत का ये परिणाम है। दोस्तों वर्षों की मेहनत का तो परिणाम हमारा यह भी है, जनवरी 2025 से मई 2026 तक का ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का आप इसको पढ़िए। मेरे कहने पर आगामी जो 72वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित होने वाली है, या फिर बिहार में अन्य वो सभी एग्जाम जहां बिहार करंट अफेयर्स के सवाल होंगे, इस पीडीएफ को पढ़ के जाइए। 227 पेज है, कंप्लीट जो एक पैकेज है करंट अफेयर्स का। अगर आप इसको पढ़ते हैं, केवल 79 में हमने आपके लिए उपलब्ध किया है, आप इसको पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बेझिझक कॉल कीजिए, क्योंकि कंप्लीट जो कवरेज है करंट अफेयर्स का वो हमने इसमें शामिल किया है। अब एक चीज और देखिएगा, जनवरी 2025 से अब तक का डेटा है, तो कई सारे डेटा इसमें पुराने हो गए हैं, लेकिन इसको अलग सिरे से अभी हमने इसी सप्ताह इसको अपडेट किया है। पूर्णतः ये अपडेटेड और रिवाइज्ड वर्जन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं केवल 79 रुपये में, रेडी टू प्रिंट है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ये हिंदी में है, लेकिन अगर आपको केवल 2026 का चाहिए जनवरी से मई तक का, तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों एडिशन में है, और ये केवल और केवल 49 रुपये में है। तो कंप्लीट एक प्रकार की यहाँ आपको हम जो नोट्स है, एक प्रकार से जो समझिए कि बुक ही है, प्रिंट कर लेंगे तो बुक वाले फील आपको देगा, क्योंकि ये इस तरह से तैयार किया गया है ना। तो ये चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, विजेता बैच में। आप चाहें तो इसे अलग से एक पीडीएफ के रूप में भी ले सकते हैं ना। चलिए आइए अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में किस ईंधन के 100% शुद्ध रूप को वाहनों में ईंधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में उपयोग करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना है। देखिए ये जरूरत अब आन पड़ी है भारत सरकार को, क्योंकि इस समय जो ऊर्जा संकट है पूरी दुनिया में है। देखिए अभी जापान को लेकर हमने आपको बतलाया था कि जो परमाणु संयंत्र है उसको शुरू कर रही है जापान, क्योंकि पिछले
कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। ऊर्जा संकट इतना अधिक बढ़ चुका है कि देश इसमें लगी हुई है। तो भारत सरकार ने यहाँ जो 100% शुद्ध रूप जो इस्तेमाल करने की बात कही है ईंधन के रूप में, तो ऐसे आप समझ ही चुके होंगे हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की। विकल्प नंबर सी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल के विश्लेषण पे जाने से पहले आपको हम ये बतला दें कि पूरे भारत में सबसे पहले एथेनॉल नीति का अनावरण करने वाला जो राज्य है वो अपना बिहार है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 13 जून 2026 को केंद्र सरकार ने 100% शुद्ध एथेनॉल, जिसे कि आप इतना ना लिख के E100 भी लिख सकते हैं, E100 मतलब 100% शुद्ध एथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, तो इसको ईंधन के रूप में उपयोग करने की मंजूरी अभी हाल ही में दी है। एथेनॉल के इस्तेमाल के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये एक जैव ईंधन है जिसका उपयोग मुख्यतः या फिर जिसका उत्पादन मुख्यतः गन्ने के सिरे, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। चावल के जो टुकड़े होते हैं या फिर चावल जो होते हैं उससे भी होता है। तो कई सारे अनाजों से इसका उत्पादन होता है। इसलिए जीवाश्म ईंधनों की तुलना में आपको यह ध्यान रखना है कि अधिक नवीनकरणीय और पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इससे प्रदूषण जो है वो नहीं के बराबर होता है, और ये नेट जीरो का जो भारत सरकार का लक्ष्य 2070 तक का है वो पूरा करने में ये मदद करेगा। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखना है। अब ये E100 इथेनॉल के बारे में वही सारी चीजें हमने यहां लिखा है कि इसके उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोकार्बन तथा अन्य प्रदूषक गैस के उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिलेगी। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इंसान जो गैस छोड़ता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहलाता है ना, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिलेगी और जो ऊर्जा निर्भरता है इसको बढ़ावा मिलेगी। प्लस एक जो बड़ी संकट विदेशी मुद्रा, इसकी बचत होगी। आप लोग जानते हैं कि रुपया की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। तभी तो गवर्नमेंट ये थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सोना 1 साल के लिए कम खरीदिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार से इजाफा हमें देखने को मिलेगा परिणाम स्वरूप। अब नेट जीरो का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। 2070 भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य है। बिहार सरकार ने भी 2040 से बढ़ाकर 2070 किया है भारत सरकार के अनुरूप। इतना तो बेसिक सी पॉइंट है, आप लोग जानते हैं। लेकिन वर्ष 2021 में जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों, वहीं पर यह लक्ष्य को निर्धारित किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इतना क्लियर है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले, अच्छा ये चीजें तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंटली यहां यह ध्यान रखिएगा इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। दोस्तों अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल यहां आप देख रहे हैं। अच्छा, ये एक दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ था भारतीय वायुसेना का एक जहाज, उसी से आधारित ये प्रश्न है। तो असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का एक विमान जो AN-32 विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 5 जाबांज वायु योद्धा शहीद हो गए। अब यहां है कि भारतीय वायुसेना में प्रयुक्त AN-32 विमान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी है, सैनिकों, सैन्य उपकरणों एवं रसद सामग्री यानी कि लॉजिस्टिक सप्लाईज के परिवहन के लिए जाना जाता है। देखिए बहुत परेशान कर रही है, दिन भर जब भी मैं क्लास लेता हूं वो घूमते रहते हैं यहाँ पर। देखिए ये मेरी बेटी है, आप लोग इसको देखिए, सबको हाई करो, हाई करो। देख रहे हैं बहुत परेशान करती है, अभी इतना डिस्टर्ब कर रही है, पूरे स्टूडियो में चक्कर काट रही है, मेरे ही पास रहती है। चलो उधर देखो, सबको हेलो बोल दो, हेलो। हाँ तो बेटे तुम खेलो, है ना, अभी क्लास लेने दो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है दोस्तों। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो जाबाज योद्धा का निधन हुआ है, संवेदना हमारी तो इनके प्रति है ही, हमारी क्या पूरे देश भर के लोगों की संवेदना इनके प्रति है। बेसिकली यहाँ जो ये निधन हुआ है, आप देखिए सभी जो है मतलब एक कच्चे उम्र के हैं। मतलब एक योद्धा जो होता है उनका जीवन किस प्रकार दुखद होता है दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन ये दुर्घटना वाकई में दहला देने वाली थी। किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, रनवे से जहाज जो था, विमान जो था वो उतर गया था, 2 टुकड़े में बट गया था।
बहुत दर्दनाक ये हादसा था और इसके प्रति हम और हमारी टीम और पूरे देश के लोगों के मतलब लोगों को लेकर जो श्रद्धांजलि है वो हम यहाँ व्यक्त करते हैं। दोस्तों यहाँ ज़्यादा हम क्या बोलें, शब्द नहीं है यहाँ, खास करके भारत के सैनिकों के लिए, वीर जवानों के लिए। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में खबरों में रहा एयरबस C295 क्या है जो इन दिनों खबरों में है। ये यहां पर सवाल है कि ये क्या है जो इन दिनों खबरों में है। तो दोस्तों यहां समझिएगा, ये एक मीडियम टेक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इन दिनों खबरों में है। दोस्तों बोइंग का नाम आपने सुना होगा, जो खास करके एयरबस है या फिर बोइंग कंपनी है, दुनिया में दो बड़ी कंपनी है जो खास करके इस प्रकार के विमान या फिर खास करके युद्धक विमान आदि का निर्माण करती है। तो भारतीय वायुसेना ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान की बड़ोदरा स्थित अंतिम असेंबली लाइन यानी कि फाइनल असेंबली लाइन से 10 जून 2026 को एक सफल परीक्षण किया है। बेसिकली जो निर्माण हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है, एयरबस और साथ टाटा एडवांस सिस्टम जो दो कंपनियां हैं इसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है। एक चीज और समझिएगा, पारंपरिक रूप से अभी जो पुराना जो खास करके वायुसेना का विमान इसमें इस्तेमाल होता था एवरो 748, इसी का ये स्थान लेगा। और दूसरी बात यहां पर यह है कि हमने आपसे जो पूछा था मीडियम टेक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये वास्तव में होता क्या है। तो यह ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप्ट विमान है जिसका उपयोग सैनिकों एवं सैन्य उपकरणों के परिवहन, कार्गो आपूर्ति, मेडिकल इक्विपमेंट तथा इस विशेष सैन्य अभियानों में किया जाएगा। अब यहां एक शब्द जो प्रयोग लाया गया है, ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप्ट, एक ऐसा विमान जिसमें दो गैस टरबाइन इंजन होते हैं जो बेसिकली विमान के आगे या पंखों पर लगे प्रोपेलर या फिर पंखों को घुमाने का कार्य करता है। जो जेट इंजन और पारंपरिक पिस्टन इंजन जो होता है, ये दोनों का मिश्रण है, ये आप बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों के टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, ये ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप विमान है ना। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है और इन दिनों ये इसी वजह से खबरों में है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये विमान का स्थान लेगा, ये सेवानिवृत्त होने वाला है, तो ये चीजें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक खास करके अपडेट इसमें यह है, पहले तो प्रश्न को देख लीजिए, कथन 1 2 3 दिया गया है। पहली बार सेना के अधिकारियों की फॉर्मल ड्रेस में बंदी जैकेट, जो बंद गला जैकेट होता है ना, ब्लैक कलर का जो सूट आप देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो कोट होता है, यहाँ मतलब उसमें एक इस प्रकार के कॉलर नहीं होती, वो कटा हुआ होता है ना, इस प्रकार से। तो इससे शामिल इसमें किया गया, कथन सही है। परेड के दौरान रिव्यूइंग जो अधिकारी होते हैं इनके लिए मतलब जो परेड होता है वहां पर तलवार साथ रखना वैकल्पिक कर दिया गया है, तो कथन 2 भी सही है। अब बिना आस्तीन वाले कुर्ते और प्लाजो जैसे कैजुअल लोअर को महिला अधिकारियों के लिए एकदम अनुमति प्रदान की गई। अच्छा, ये जो कथन लिखा गया है ना, ये कथन ऐसे असत्य है, यहां पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। वास्तव में केवल 1 और 2 बिल्कुल यहां सत्य है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। विश्व वायु दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि विश्व वायु दिवस 2026 का जो मुख्य आयोजन है इसकी मेजबानी गोवा द्वारा की जाएगी। अच्छा, की जा चुकी है क्योंकि 15 जून को ही यह आयोजन हुआ है, तो यहां पर अब लिख लीजिए की गई है ना। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। विश्व वायु दिवस 2026 की जो थीम है वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, नहीं ये भी नहीं है, ये कथन गलत है। हाँ 15 जून होगा, 5 जून यहां लिखा गया, ये भी गलत है। और उसके बाद देखिएगा ये भी कथन यहां पर गलत है। अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता इस संदर्भ में जो ये कथन है ये भी गलत है। तो केवल कथन 1 यहां पर सत्य है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों इसको लेकर जानकारी आपके बीच है, 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है और यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जो मुख्य आयोजन है इसका ये 2026 में गोवा में किया गया है। इसका थीम क्या है? तो विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, ये 2026 का निर्धारित थीम है। वर्तमान में भारत की पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है ये 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। 56.1 जो ऑफिशियल डेटा कहता है ये 56.1 के आसपास है। वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आता है ये पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में। लेकिन एक चीज और समझने के प्रयास कीजिएगा यहां पर कि 150 मीटर की ऊंचाई पर देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता अगर हर जगह पर यह सही
सही से इस्तेमाल हो, सही से ऊर्जा उत्पादन हो तो क्षमता 1164 गीगावाट आंकी गई है। लेकिन जो क्षमता इस समय है केवल और केवल 56 गीगावाट की है। 2030 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट करना और 2036 तक बढ़ाकर 156 गीगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित है। दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा के मामले में जो अग्रणी राज्य है वो है राजस्थान। क्लियर है। आइए अगले सवाल पर। हाल ही में खबरों में रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि श्रीलंका के कोलंबो में 5000 से अधिक कलाकारों ने सामूहिक भरतनाट्यम प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये इन दिनों खबरों में है और इसी वजह से ये प्रश्न हमने एक्चुअली शामिल भी किया है। कथन बिल्कुल सत्य है। आयोजन का उद्देश्य भरतनाट्यम की परंपरा को प्रदर्शित करना तथा सीमाओं के पार यानी कि विदेशों में सांस्कृतिक महत्वों या फिर संबंधों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र श्रीलंका में जो वर्तमान में भारत के उच्चायुक्त है संतोष झा, इन्होंने प्राप्त किया, ये भी कथन सही है। इसका जो आयोजन है यहां पर देखिएगा, इसका आयोजन यहां ये गलत लिखा गया है। इसका आयोजन जो है ये केवल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया नहीं। ये कथन आंशिक तौर पर सही है लेकिन फाइनली ये गलत ही है। कथन 1, 2 और 3 सही है। कौन से विकल्प में है तो विकल्प नंबर ए में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आइए अगला एक और सवाल है कि भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर किस स्थान पर, किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मार्क जुकरबर्ग वाली, इनके सहयोग से स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। तो राइट आंसर होगा जामनगर गुजरात। दोस्तों, जामनगर गुजरात में एक जगह है, यहीं पर यह स्थापित करने को लेकर बात भी है। अब आज का यह महत्वपूर्ण सेशन यहां समाप्त होता है और मैंने आपको क्या बोला था वीडियो में कि कल आपका बीपीएससी वाला टेस्ट जो अगला टेस्ट पेपर है वो आपको इस कोर्स में मिलने जा रहा है। आप ध्यान रखिए, निर्धारित समय पर आपको इसमें भाग लेना है। और ये रहा आज की क्लास का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राइट आंसर इसका होगा क्या। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।